नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 6 करेंगे। छोटा सा चैप्टर है फ्रेंड, तो एक ही लेक्चर में निपट जाएगा। हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसका क्या प्रभाव है इंडिया पर। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या अच्छाई है क्या खराबी है, सारी बातें करेंगे। तो हम जानेंगे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और इसका इंडिया पर क्या प्रभाव है, और ग्लोबलाइजेशन इन रिवर्स गियर, जिसे कि मतलब डी ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे फ्रेंड। तो स्टार्ट करेंगे। पहले ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज अ राइज इन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एमंग नेशंस। दुनिया भर के देशों का आपस में इकोनॉमिक एक्टिविटी होने लगे तो उसे ही ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आपका एक मान लीजिए एक गांव में आपका एक छोटा सा घर है। वैसे तो गांव में बहुत सारे घर हैं, पर आपका एक घर है और आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, मतलब सेल्फ सफिशिएंट हैं, आत्मनिर्भर हैं, किसी को ना बुलाते हैं ना किसी के घर जाते हैं, सारा काम आपका अपने घर में ही निपट जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, हमें ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, हम सोलो हैं, इंडिपेंडेंट हैं, एक तरीके से हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि आपका सारा काम नहीं निपटता है, आपको इन और घर के लोगों से ज़रूरत पड़ती है, उनसे सामान खरीदने, जैसे भाई परचून का सामान चाहिए तो किसी के घर जाओगे ना, किसी दुकान पर जाओगे ना। ठीक है, आपको खेती बाड़ी के लिए लेबर वर्कर चाहिए तो इनमें से किसी घर जाओगे, आपके घर में निमंत्रण होगा तो लोग आएंगे आपके घर में इन घर से, या आप जो है किसी दूसरे के घर निमंत्रण जाएंगे। तो इस तरीके से एक सोशलाइज जो हम होते हैं। तो अगर हम ये गांव स्तर पर ही ये चीज़ देखें, तो अगर हम अपने घर पर ही ना रह जाएं बल्कि पूरे जो है गांव से कनेक्टेड हों, आसपास के गांव से कनेक्टेड हो, तो ये एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन ही है कॉन्सेप्ट। ओके, एक तरीके का ये ग्लोबलाइजेशन छोटे स्तर पर। ठीक है, अब यही घर की जगह पर देश मान लीजिए, ये घर नहीं है, ये एक देश है। ये मान लेते हैं हमारी कंट्री इंडिया है, इधर और बहुत सारे मल्टीपल कंट्रीज आर देयर। तो हमारी देश इंडिया है, तो चलो गांव में तो मेरी मजबूरी थी क्या कि भाई मैं परचून की दुकान पर जाना मेरी मजबूरी, क्योंकि परचून की दुकान मेरे घर में नहीं है। ठीक है, सीमेंट मोरंग की ज़रूरत नहीं पड़ी और कुछ सामान खरीदना पड़ा तो मुझे बाहर जाना पड़ता था। लेकिन देश है जैसे इंडिया, तो भाई हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परचून की दुकान भी हमारे देश में है, सीमेंट कोयला सारी चीज़ें हम अपने आपस में बनाते हैं। लगभग चीज़ें हमारी ज़रूरतें जो हैं वो हम पूरी कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लगभग चीज़ें हम बनाते हैं, तो हमें किसी दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। तो अगर ऐसा हम ना करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि हम अन्य देशों से जुड़ें, जैसे चिप वगैरह है चाइना में ही बनती है ना, बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फॉरेन में ही अवेलेबल है, हमारे यहाँ नहीं अवेलेबल हैं। तो अगर ऐसा है कि हम सारे देशों के साथ में आपस में जुड़ें, बिजनेस करें, बातें करें, है ना, आपस में रणनीतियाँ बनाएं, उनका सहयोग दें बिजनेस से रिलेटेड चाहे जैसे भी, तो यही फ्रेंड जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। 1991 1991 के पहले तक जो है ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमारे देश में नहीं था। 1991 में जब एक क्राइसिस आती है, उसके बाद में मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। ठीक है, उनकी देन है ये ग्लोबलाइजेशन, मतलब इंडिया में पर्टिकुलरली। तो 1991-92 में एक नई नीति लाई जाती है, नई पॉलिसी लाई जाती है, जिसके तहत हम पूरी दुनिया के लिए अपनी कंट्री को ओपन करते हैं कि ठीक है सभी लोग आएँ हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करें, बिजनेस करें, कमाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके पहले तक 1991 से पहले नहीं, हम जो है ओपन थे लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं थे, लिबरल थे। मतलब कहने का लिबरलाइजेशन मतलब कि हम ठीक है, बहुत ज़्यादा कठोरता नहीं है, जैसे बहू घूंघट में रहना चाहे तो भी ठीक है, नहीं रहना चाहे तो भी ठीक है, इस तरीके की स्थिति थी कि लिबरल थे। लेकिन पूरी तरह से कि नहीं बहू एकदम से घूंघट में नहीं रहेगी, ये कॉन्सेप्ट हम 1991 में लेकर आए। एक एग्जाम्पल था वो आपको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है सर, तो बस इतनी ही बात अगर आपको समझ में आती तो ये चैप्टर पूरा कवर है अपने आप में, लगभग बातों के आप जवाब समझ जाएंगे। तो ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एक क्या होता है, इंटीग्रेशन एमंग नेशन, डिफरेंट जो दुनिया के देश हैं उनके बीच में इकोनॉमिक एक्टिविटी का इंटीग्रेशन, जुड़ाव हो जाता है, तो उसे ही ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब करता है, क्या बोलता है कि ग्लोबलाइजेशन इज अ डेवलपमेंट टुवर्ड्स अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर फोर्स। मतलब एक बॉर्डर, मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच में, तीसरे देश के बीच में आपस में अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लो होना चाहिए, गुड्स का और सर्विसेज का, पूंजी का यानी कैपिटल का और लेबर का, तो उसे ही जो है ग्लोबलाइजेशन कहा जाएगा। क्लियर हो जाती बात? तो वही बात होगी, रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए।
मतलब जैसे हमको टेस्ला की कारें मंगवानी है, हम नहीं मंगवा पा रहे हैं, देयर इज ए रिस्ट्रिक्शन, है ना, रिस्ट्रिक्शन है। क्यों? इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह इतनी ज़्यादा है कि हम मंगवाते हैं तो बहुत महंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। अगर गुड्स और सर्विसेज आपस में फ्लो कर देना और लेना चाहते हैं तो कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। दैट इज ग्लोबलाइजेशन, ऐसी जो है डेफिनेशन दी है WTO ने। द कॉन्सेप्ट वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस इन इंडिया विद द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991-92। फाइनेंस मिनिस्टर मैंने बताया था मनमोहन सिंह जी थे, उनके समय में ही ये कॉन्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन का हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कब आया है? सर, नई इकोनॉमिक पॉलिसी 1991-92 में जब आई उसी समय ये लागू हुआ था, ठीक है। द टर्म ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमीज, कल्चर्स, inhabitants as a result of cross border trade in goods, services, technology, flow of investment, people and knowledge। तो देखो, ग्लोबलाइजेशन का सिर्फ यही नहीं कि हम बिजनेस आपस में करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है आपस में जुड़ेंगी, इंटरकनेक्टेडनेस, ठीक है ना। तो हम जैसे ग्लोबलाइजेशन रेफर करेंगे इंक्रीज किस में? आपस में जुड़ाव किसका? दुनिया भर की इकोनॉमी का, दुनिया भर के कल्चर का, दुनिया भर के जो है इनहैबिटेट मतलब निवास का, ये सब चीज़ों का आपस में जुड़ाव होगा। इसका असर क्या होगा? क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। क्यों? क्योंकि जो है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो रहा है हमारा गुड्स और सर्विसेज में, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, नॉलेज आ रही है, सब कुछ आपस में शेयरिंग हो रही है। बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। जैसे इंडिया के लोग विदेश जा रहे हैं, US वगैरह में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ का कल्चर लेकर के आ रहे हैं, या हम वहाँ पर अपना कल्चर डिलीवर करें, कुछ इस तरीके का हो रहा है। तो यही सारी चीज़ें जो है ग्लोबलाइजेशन कहलाती हैं। ये टर्म किसने कॉइन किया था? तो ये सर थियोडोर लेविएट ने किया था। ग्लोबलाइजेशन टर्म किसने कॉइन किया हुआ है? तो थियोडोर लेविएट ने ये टर्म कॉइन किया था। मिड 1980 के दौरान OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, पॉपुलराइज द टर्म ग्लोबलाइजेशन। मतलब विश्व युद्ध वगैरह हुए, वर्ल्ड वार हुआ और काफ़ी सारी लड़ाई झगड़े हमारे हुए आपस में। तो जब लड़ाई झगड़े हो गए, जैसे हमारा अगर पड़ोसी झगड़ा हो जाएगा तो हम उसके साथ मिलना नहीं चाहेंगे, तो धीरे धीरे हमारा जो है ग्लोबलाइजेशन से मन हटेगा। अरे यार, इनसे जो देखो तब लड़ लेते हैं तो हम इनसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके का था। लेकिन फिर क्या हुआ कि OECD ने 1980 के दौरान में फिर से कोशिश की कि नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसी के लिए बना ही था कि आपस में हम इकोनॉमिकली एक दूसरे को कोऑपरेट करें। तो उसने क्या किया? ग्लोबलाइजेशन को एक बार फिर से हवा दी, ठीक है। फिर से मन हुआ कि नहीं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने फ्रेंड देखा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो ग्लोबलाइजेशन का सिंपल है कि दुनिया के देशों के बीच में इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब बढ़ावा होना एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद में WTO ने डेफिनेशन दी है कि क्रॉस बॉर्डर जो है अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लो होना चाहिए, गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल का और लेबर फोर्सेस का। तो उसे ही ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ग्लोबलाइजेशन इंडिया में कब आया? जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी 1991-1992 में लाई गई, उस समय ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि दुनिया भर की इकोनॉमी आपस में इंटरकनेक्टेड हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे कल्चर हो, चाहे इनहैबिटेट्स वगैरह हो, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हो, जुड़े रहें। क्यों ऐसा हो? क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ में ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, ये सारा आपस में फ्लो हो रहा है। आप अगर विदेश जाएंगे तो ऑब्वियसली विदेश के लोगों से संपर्क करेंगे, हो सकता है वहाँ पर आपकी शादी वगैरह भी हो जाए, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे कल्चर इधर उधर डेवलप होगा। ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन टर्म किसने दिया है? तो थियोडोर लेविएट ने दिया था, ठीक है, 1980 के बीच में जब OECD बना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो उसी ने ही ग्लोबलाइजेशन टर्म को पॉपुलराइज किया है, ठीक है। फिर आता है फ्रेंड जो है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स एडोकेसी, यानी ग्लोबलाइजेशन और इसकी पक्ष में जो लोग बातें करते हैं उसकी बात करनी है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस फ्रॉम नेशंस ऑफ ऑल साइजेस एंड लोकेशंस दैट व्हेन कंट्रीज ग्लोबलाइज देयर सिटीजन्स benefit from the more exposure to the broader range of goods and services, reduced cost, more and better paying employment, improved health and higher overall living standard। तो ये ग्लोबलाइजेशन के फायदे हैं बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं। तो मतलब स्ट्रॉन्ग एविडेंस है हमारे पास, सबूत हैं इस बात के, चाहे जिस भी साइज का देश हो, छोटा या बड़ा, ये माना गया है कि अगर कंट्रियां ग्लोबलाइज होती हैं तो उसका फायदा उस देश के सिटीजन को होता है, उन देश के नागरिकों को होता है। क्यों? क्योंकि उनको अब वैरायटी मिल जाती है, वाइड ब्रॉडर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और अच्छे तरीके के गुड्स और सर्विसेज मिलते हैं, चीज़ों के दाम घटते हैं क्योंकि दुनिया भर में कंपटीशन बढ़ता है तो दाम घटते हैं। मोर और बेटर पेइंग एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार के भी अवसर, अमेरिका वगैरह क्यों जाते हैं हमारे लोग इसी चक्कर में। हेल्थ भी इंप्रूव होती है लोगों की, और ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड भी लोगों का सुधरता है अगर वो ग्लोबलाइजेशन को फॉलो करते हैं। सिर्फ अपने देश में ही ना सिमट कर रह जाएं तो यस, फायदा होता है। इन्वेस्टमेंट, द प्रोलिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का फैलना, प्रोलिफिकेशन है ना,
robust institution, effective macroeconomic policies, educated workforce, and presence of market economy are some of the reasons for globalization wider acceptance. ठीक, तो ग्लोबली ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट क्यों किया जा रहा है, तो बहुत सारे कारण हैं भाई। देखो, इन्वेस्टमेंट आएगा आपके देश में, नए तरीके की टेक्नोलॉजी आपके यहाँ फैलेगी, रोबस्ट इंस्टीट्यूशन बनेगा, मतलब कहने का कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस मजबूत होंगी। जैसे हम विदेश जाते हैं और विदेश में जाकर के अगर कोई चीज़ देखते हैं, सीखते हैं, तो उसको अपने यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं, तो भी फ़ायदा होगा। मैक्रो इकोनॉमिक अच्छी पॉलिसी बनाई जा सकती है, अच्छा नॉलेजेबल वर्कफोर्स तैयार हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, द फ्रेज इज आल्सो यूज टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ लेबर एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। मतलब फ्रेज क्या, वही ग्लोबलाइजेशन जो फ्रेज है उसको किस लिए डिस्क्राइब करती है, क्या, द मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों का मूवमेंट यानी लोग मतलब लेबर, और इंफॉर्मेशन का मूवमेंट यानी कि टेक्नोलॉजी का मूवमेंट अक्रॉस बॉर्डर, पूरे अलग अलग देशों के बीच में। ठीक है, तो ये हो गई बात। फिर है प्रोपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मतलब प्रोपोनेंट मतलब सपोर्टर, जो ग्लोबलाइजेशन के जो सपोर्टर्स हैं, बिलीव दैट इट हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज टू कैच अप विद द डेवलप्ड वन। वो ये मानते हैं कि डेवलपिंग कंट्री, ऐसी कंट्रियाँ जो डेवलप कर रही हैं, उनको जो है हेल्प करता है डेवलप्ड कंट्रियों के बराबर लाने में। ग्लोबलाइजेशन कहाँ मदद करे, जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग कंट्री है, हम अभी मौके पर डेवलप कर रहे हैं, डेवलप्ड नहीं हैं। ठीक है, तो हमें मदद करेगा ग्लोबलाइजेशन कि हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के बराबर में पहुंच सकें। कैसे? थ्रू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग, डाइवर्सिफिकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हायर लिविंग स्टैंडर्ड। इन सब चीज़ों की वजह से, मतलब कहने का कि डाइवर्सिफिकेशन होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। ठीक है, हम मतलब ग्लोबलाइजेशन होगा तो हम अपने यहाँ से बहुत सारा चीज़ें बना करके एक्सपोर्ट कर पाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ये सारी चीज़ों की वजह से जो कंट्री अभी डेवलपिंग स्टेज में है वो डेवलप्ड स्टेज में पहुँच सकती है। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ब्रिंग जॉब्स। जब क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी वजह से नई नई जॉब्स क्रिएट होती हैं, नए नए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हैं। ओके, ट्रेड इनिशिएटिव्स प्रमोट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बाय रिड्यूसिंग सप्लाई साइड बैरियर्स एंड ट्रेड रिलेटेड बैरियर। जो ट्रेड इनिशिएटिव गवर्नमेंट्स द्वारा लिए जाते हैं अलग अलग देशों के, उनकी वजह से क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई साइड के बैरियर को ख़त्म कर दिया गया और ट्रेड साइड के बैरियर को ख़त्म कर दिया जाता है। जो भी बाधाएं हैं, बैरियर्स हैं, उनको हटा दिया जाता है आपस में डिस्कस करके, जिसकी वजह से चीज़ें और आसानी से फ्लो हो पाती हैं। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन और उसके एडवोकेसी करी, जो लोगों ने उनके सपोर्ट में बोला, उनकी क्या राय है। तो ये देखा गया कि चाहे किसी भी साइज़ के देश हों, अगर ग्लोबलाइजेशन वो यूज करते हैं, यानी दूसरे देशों को अपने साथ व्यापार करने देते हैं और अपना खुद दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं, तो जिस देश ने ग्लोबलाइज किया अपने आप को, उसको उसके नागरिकों को फ़ायदा ही होता है। क्यों? क्योंकि जो है उनको नए और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विसेज मिल पाते हैं, चीज़ों के दाम घट जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ता है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्टेंस क्यों दी गई? क्योंकि इन्वेस्टमेंट आता है विदेशों से, उसके बाद में टेक्नोलॉजी नए नए तरीके की आपके देश में आती है, मैक्रो इकोनॉमी की अच्छी पॉलिसीज़ बन पाती है, एजुकेटेड लोग आपको मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला करके लगता है कि ठीक है, हमें ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके अंदर जो फ्रेज है यानी ग्लोबलाइजेशन फेज है, वो क्या डिस्क्राइब करती है? मूवमेंट ऑफ पीपल एंड इंफॉर्मेशन क्रॉस बॉर्डर। मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर में आपस में क्या क्या चेंज करते हैं हम? लेबर यानी लोगों को आपस में शेयर करते हैं, टेक्नोलॉजी को आपस में शेयर करते हैं। फिर आया कि जो सपोर्टर हैं, प्रोपोनेंट हैं ग्लोबलाइजेशन के, वो ये मानते हैं कि अगर ग्लोबलाइजेशन किया जाए तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको मदद मिलती है डेवलप्ड कंट्री बनने में, क्योंकि जो है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह होता है, किनका? डेवलपिंग कंट्रीज़ का। क्रॉस बॉर्डर अगर इन्वेस्टमेंट होता है, एक देश दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करता है या फिर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जॉब की बनती हैं। ठीक है, उसके बाद में ट्रेड इनिशिएटिव क्या करते हैं? ट्रेड के बहुत सारे इनिशिएटिव होते हैं जिनमें अलग अलग सरकारें जो हैं आपस में क्या करती हैं, जो सप्लाई साइड के वेरियस हैं, ट्रेड साइड के रिलेटेड वेरियस हैं, उनको हटा देती हैं, कम कर देती है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन और तेज़ी से आगे बढ़ता है। ग्लोबलाइजेशन और इसका प्रभाव क्या रहा है इंडिया पे, वो देखते हैं। द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कॉज्ड सिग्निफिकेंट चेंजेज इन द इंडियन इकोनॉमीज, इकोनॉमिक पॉलिसी, प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर बिहेवियर। तो काफ़ी प्रभाव डाला है किसने? ग्लोबलाइजेशन ने इंडियन इकोनॉमी के इकोनॉमिक पॉलिसी पर, इंडिया के प्रोडक्शन पर और इंडिया के कंज्यूमर के बिहेवियर पर। ओके,
अभी अब आप गुची वगैरह इन सब के बैग वगैरह ये सब चीज़ें देख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ग्लोबलाइजेशन का ही इफेक्ट है। ओके, ग्लोबलाइजेशन हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स कल्चर एज वेल, मतलब ग्लोबलाइजेशन आपके कल्चर को भी प्रभावित करता ही है। द एंट्री एंड एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन वेरियस एरियाज प्रोपेल्ड द इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट इवन फर्दर, मतलब जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, एंट्री हुई कि हाँ फॉरेन के लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना, और एक्सपेंशन किया गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट का डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में, तो उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट था वो और आगे बढ़ा। पैसे नहीं थे, जब पैसे नहीं थे तो ऑब्वियसली हम जो है अपने बिजनेस को आगे बढ़ा नहीं सकते थे। अब पैसे आए विदेश से तो बदले में हमने बिजनेस लगाया और कमाया, ये चीज़ है। फॉलोइंग द 1991 रिफॉर्म, वही 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो लाई गई 1991-1992 की, तो 1991 के रिफॉर्म की वजह से द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज मच हायर देन द प्रीवियस डिकेड, यानी पिछले 10 वर्षों में जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट थी उसमें बहुत ज़्यादा उछाल आया। कब? जब 1991 के रिफॉर्म किए गए, 1991 के रिफॉर्म किए गए, जब ग्लोबलाइजेशन को हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया गया। एक्सपोर्ट वर्स रिगार्डेड एज ग्रोथ इंजन, एक्सपोर्ट को जो है माना गया कि ये ग्रोथ के इंजन है। एंड मैनी न्यू टेक्नोलॉजी वर इम्प्लीमेंटेड व्हिच बूस्टेड प्रोडक्टिविटी इन अ लॉन्ग टर्म, मतलब एक्सपोर्ट ने क्या किया? ग्रोथ के इंजन का काम किया। हम चीज़ें बनाते थे, विदेश में बेचते थे, ढेर सारा पैसा कमाते थे, ठीक है। और बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आई जिनको हमने अपने देश में लागू किया विदेशों से ला करके, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ी लॉन्ग टर्म में, लंबे समय के दौरान। अगर हम देखें तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अगर हम देखें तो मतलब ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव हुआ है, तो इसमें हुआ है भाई इंक्रीज पर कैपिटा इनकम, यानी कि हर व्यक्ति की इनकम पर पर्सन इनकम बढ़ी, बेहतर रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हुई, और फार मोर ऑप्शंस फॉर कस्टमर, कस्टमर्स को भी वैरायटी मिली, विकल्प मिले ग्लोबलाइजेशन की वजह से। उनके पास में दुनिया भर के जो है प्रोडक्ट आने शुरू हुए। अगर सोचिए ग्लोबलाइजेशन ना होता तो हमारे पास सिर्फ इंडिया में ही मैन्युफैक्चर, जो इंडियन कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं कार, वही होती हैं, विदेशी कारें नहीं चला पाते, यानी टाटाज हो गए, महिंद्राज हो गए, है ना, जिन्हीं की कारें चला पाते। जो आप ये सुजुकी की कार है, मेरे ख्याल से जापानीज़ कंपनी है, और उसके बाद में हुंडई वगैरह हो गई, ये सब कारें हमें चलाने का मौका ना मिलता, ठीक है। तो वही हो गया कि भाई बहुत सारे कस्टमर, फार मोर ऑप्शन फॉर कस्टमर, तो ये कस्टमर को बहुत सारे ऑप्शंस मिले। ग्लोबलाइजेशन ओपनड अप न्यू ऑप्शंस फॉर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए भी नए ऑप्शंस खुले, यानी कि हमारे कुछ मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जो यूनिक थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उनके लिए भी एक नया ऑप्शन मिला कि हाँ हम इन अपने जो है प्रोडक्ट को विदेशों में बेच सकते हैं। इट प्रॉम्प्टेड इंडिया टू कंसिडर मोबिलाइजिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन एंड कमर्शियल फार्मिंग टू कम्पीट इन द ग्लोबल मार्केट विथ इंडियन एग्रीकल्चर गुड्स, मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि इंडियन किसानों को ये मतलब मौका दिया गया कि अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाओ, जिसकी वजह से फार्म में मैकेनाइजेशन, यानी कि फार्म में मशीनरी का यूज़ किया जाए, खेतों में मशीनरी का यूज़ किया जाए, कमर्शियल फार्मिंग की जाए। कमर्शियल फार्मिंग मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट जो नकदी के लिए पैदा किए जाते हैं, खाने के लिए नहीं, ठीक है। तो उसमें प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, कमर्शलाइजेशन किया जाए। जैसे चाय वगैरह हो गई, कमर्शलाइज किया गया है, मतलब आप गेहूं धान नहीं, चाय बनाएंगे बेचेंगे, चाय पैदा करेंगे बेचेंगे, ठीक है। उसके बाद में ताकि हम ग्लोबल मार्केट में जो हमारे एग्रीकल्चर के कुछ गुड्स हैं, कुछ सामान हैं, उनको लेकर के कम्पीट कर सकें, ठीक है। तो कुछ बातें रही है हमारी, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन और उसका इंडिया पे इम्पैक्ट। तो भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज आया, हमारे प्रोडक्शन में चेंज आया, हमारे कंज्यूमर के बिहेवियर में चेंज आया। ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव हमारी कल्चर पर भी पड़ा। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ किया गया, तो उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट जो सेक्टर्स थे उन्होंने बहुत तेज़ी से डेवलप किया। और ये 1991 के जो रिफॉर्म थे 1991 के, उसके बाद में हमारी जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ की दैन की पिछले 10 वर्षों में, ठीक है। उसके बाद में एक्सपोर्ट को जो है ग्रोथ इंजन माना गया। जो भी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं वो एक ग्रोथ इंजन का काम करता है। कई सारी नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की गई जिन्होंने प्रोडक्टिविटी को जो है बूस्ट किया लॉन्ग टर्म में। अगर देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट अगर हम देखें क्या प्रभाव पड़ा, तो पर व्यक्ति इनकम, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, पर पर्सन इनकम होती है, वो बढ़ी, बेहतर रोजगार के अवसर मिले और कस्टमर को भी वैरायटी मिली, बहुत सारे ऑप्शंस मिले। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भी हमें नए नए ऑप्शंस मिले। इंडियन किसानों को ये मौका मिला कि हाँ हम जो है क्या करें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें किसमें, फार्म मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन मतलब वही मशीनीकरण में, और उसके बाद में कमर्शियल फार्मिंग शुरू की जाए ताकि हम ग्लोबल मार्केट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ले जा करके कम्पीट कर सकें, अपने प्रोडक्ट को
बेच सकें, ठीक है। फिर आता है फ्रेंड्स फेयर ग्लोबलाइजेशन एंड नीड फॉर पॉलिसी फ्रेमवर्क। फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है भाई, देखिए ग्लोबलाइजेशन तो हो गया, हर देश एक दूसरे के साथ में बिजनेस करने लगा, लेकिन अब उसमें क्या है, अनफेयर प्रैक्टिसेस भी शुरू हो जाएंगी। कोई किसी का ज़्यादा फेवर कर रहा है, जैसे आईसीआई पर, आईसीसी है ना, क्रिकेट कंट्रोल, हाँ आईसीसी पर इल्ज़ाम लगता रहता है कि वो बीसीसीआई का ज़्यादा फेवर करता रहता है। इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल जो है वो भारत क्रिकेट कंट्रोल का ज़्यादा फेवर करता रहता है। तो ये ऐसे ही किसी देश के लिए कम टैरिफ है, किसी के लिए ज़्यादा चार्जेज हैं, तो वो अनफेयर हो जाएगा। तो वही बात है कि फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और क्यों हमें एक ऐसे पॉलिसी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जिससे कि फेयर ग्लोबलाइजेशन किया जा सके, ठीक है। समझते हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड डायलॉग among governments, organization within and across border to promote social cohesion is key proposition for fair globalization। यानी ये बोल रहे हैं कि फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए कुछ चीज़ें होनी जरूरी हैं। क्या क्या होनी चाहिए, जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, किसकी, देशों की आपस में, ठीक है। विद इन कंट्री और कंट्री के बाहर भी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए गवर्नमेंट्स के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो कंट्री के अंदर हैं और जो दूसरे देशों में हैं, ताकि सोशल कोहेशन को बढ़ावा दिया जाए, सामाजिक एक दूसरे के साथ में आने को कोहेशन बोलते हैं, उसको बढ़ावा दिया जा सके। यही फेयर ग्लोबलाइजेशन के कुछ प्रपोजल्स हैं। सोशल कोहेशन क्या होता है, इज हाउ वेल पीपल इन अ ग्रुप वर्क टुगेदर, ट्रस्ट ईच अदर एंड शेयर वैल्यूज। मतलब कहने का सोशल कोहेशन को बढ़ावा देने का मतलब हुआ कि लोग एक दूसरे के साथ में काम करें, एक दूसरे पर भरोसा करें और आपस में मतलब अनफेयर ना रहें, एक दूसरे के साथ में गलत ना करें। फेयर ग्लोबलाइजेशन creates opportunity for all while also ensuring that the advantage of globalization are shared equally। मतलब फेयर ग्लोबलाइजेशन अगर होगा तो वो सभी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, सभी देशों के लिए अपॉर्चुनिटी अवसर पैदा करेगा, और एडवांटेज के तौर पर अगर देखा जाएगा शेयर्ड इक्वली, जो भी ग्लोबलाइजेशन का जो फायदा होगा वो सभी देशों के साथ में आपस में शेयर होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे आप समझिए, मतलब मान लीजिए इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया में अगर मान लो श्रीलंका से कोई गुड्स आता है तो उस पर 6% ड्यूटी लगती है, ठीक है। उसी जगह पर अगर मान लो बांग्लादेश से अगर कोई गुड्स आता है तो उस पर 15% ड्यूटी लगती है, यानी सरकार 15% वसूलेगी। तो क्या होगा, श्रीलंका से कोई भी सामान आएगा वो सस्ता पड़ेगा, क्योंकि 6% देना है। सोचो यहाँ से 100 रुपये का खरीदा गया तो इंडिया में 106 रुपये का आ गया है, और यहाँ बांग्लादेश से अगर 100 रुपये का कोई सामान खरीदा गया तो हमारे देश में पहुँचते पहुँचते 115 रुपये का हो गया। तो अब भाई 106 रुपये का आया है, 115 का आया है, तो अब इसलिए 115 वाला और महंगे में बेचा जाएगा। अब अगर 115 वाला और महंगे में बेचेंगे तो अब इसलिए क्या होगा, हम बांग्लादेश के प्रोडक्ट को उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। तो वही बात हो रही है कुल मिलाकर के यहाँ की भाई सबके साथ फेयर रहो, ओके। गवर्नमेंट अब फेयर क्या होगा कि भाई 6% अगर इस पर श्रीलंका पर लगा रहे हो तो 6% आपको बांग्लादेश या किसी और कंट्री पर लगाना चाहिए। गवर्नमेंट मेजर मस्ट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द सिटीजन्स इंक्लूडिंग वर्कर्स। मतलब गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज रखनी चाहिए जिससे कि जितने भी हमारे नागरिक हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके, जो वर्कर्स हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। देयर राइट मस्ट बी इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड एंड दे मस्ट बी गिवन देयर इंटाइटलमेंट। मतलब जो वर्कर्स हैं उनके या सिटीजन हैं उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, और उनको जो भी उनका इंटाइटलमेंट है, जो भी उनका जो उनकी योग्यता है, जो उनकी एलिजिबिलिटी है, उतना उनका हिस्सा उनको मिलना चाहिए, वर्कर्स को और सिटीजन्स को। एट द लोकल, नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल फेयर ग्लोबलाइजेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय द इंटरडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि चाहे लोकल स्तर पर हो, चाहे नेशनल, रीजनल, ग्लोबल लेवल पर हो, कहीं पर भी हो, तो फेयर ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए 3 पिलर होने चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पिलर पर उनको सहायता दी जानी चाहिए, सोशल डेवलपमेंट के पिलर पर उनको सहायता दी जानी चाहिए, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के पिलर। मतलब कहने का बेसिकली ये है कि 3 चीज़ों को बचा के रखना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फेयरनेस होनी चाहिए, सोशल डेवलपमेंट में फेयरनेस होनी चाहिए, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में भी फेयरनेस होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि फेयर ग्लोबलाइजेशन हो तो, ठीक है। इट मस्ट बी फेयर, इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिकली गवर्नड एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड टेंजिबल बेनिफिट टू ऑल द कंट्रीज एंड पीपल। जो भी आपका फेयर ग्लोबलाइजेशन है वो फेयर होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, सबको शामिल करके चले, डेमोक्रेटिकली यानी कि सरकारों द्वारा गवर्न किया जाना चाहिए, सभी को अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट दिए जाने चाहिए जो भी देश और लोग हैं उनको।
फेयर ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फेयर ग्लोबलाइजेशन में हमने देखा कि जो भी सरकारें हैं, जो भी कंट्रीज़ हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका आपस में समझ होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, यानी आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि वो सोशल कोहेशन को प्रमोट कर सकें। यही फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए ज़रूरी है। सोशल कोहेशन मतलब कि एक ग्रुप में लोग रहें, आपस में जो है ट्रस्ट करें एक दूसरे पर, वैल्यूज शेयर करें, ठीक है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन की वजह से सभी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होनी चाहिए, जबकि जो भी सबके लिए इक्वली अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और सबके अधिकारों को मतलब सबको जो है जो भी बेनिफिट है, जो भी एडवांटेज है, वो सबके साथ इक्वली बांटा जाना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट जो है सेफ गार्ड करे सभी जितने भी सिटीजन हैं उनके इंटरेस्ट को, वर्कर्स को, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी लाए जिसकी वजह से हमारे लोगों को नुकसान ना हो, हमारे लोगों को, हमारे सिटीजन्स को नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि पता चला कि हम ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं लेकिन उसका प्रभाव क्या हो रहा है कि हमारे ही लोगों का जो है बिजनेस छीना जा रहा है, हमारे लोगों का बिजनेस नहीं जाना चाहिए। जैसे अमेजॉन वगैरह आ गए तो कहीं ना कहीं लोकल मार्केट के जो छोटे प्लेयर थे इनको प्रॉब्लम हुई है। दिस शुड नॉट बी हैपनिंग, ओके। उसके बाद में जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उनको जो उनका एंटाइटलमेंट है, जो उनकी योग्यता है, एलिजिबिलिटी, उसके हिसाब से उनको मिलना चाहिए उनका फेयर हिस्सा कमाई का, ठीक है। उसका में लोकल स्तर हो, चाहे नेशनल, चाहे रीजनल या ग्लोबल स्तर पर ग्लोबलाइजेशन, फेयर ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरी है कि हम लॉ बनाएं किससे रिलेटेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड अच्छे लॉज बनाए, जिससे कि हम फेयर ग्लोबलाइजेशन को इम्प्लीमेंट कर सकें। जो भी ग्लोबलाइजेशन हो फेयर होना चाहिए, सबको साथ में लेकर चलने वाला होना चाहिए। सरकारी मतलब गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन द्वारा जो है गवर्न होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और जो भी बेनिफिट है वो लोगों और देशों के साथ में शेयर होना चाहिए, ठीक है। अब आता है, यहाँ तक तो हमने बातें की ग्लोबलाइजेशन कि हमें सारी दुनिया के देशों से आपस में मिल करके चलना है। यहाँ तक जितनी भी बात की उसमें हम यही बता रहे हैं कि हाँ सारे देश आपस में आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, सब लोग आपस में कमाएंगे, अच्छे दिन आएंगे टाइप का, ठीक है। लेकिन अब यहाँ उल्टी बात होगी, द ग्लोबलाइजेशन इन रिवर्स गियर। अब उल्टे गियर में आ जाइए, हम सब लोगों के साथ मिलना ही नहीं चाहते, पड़ोसी हमारा हमसे झगड़ा करता है, हम उससे बात ही नहीं करना चाहते, हम अपने घर में ही खुश हैं, तो दैट इज़ हियर हैपनिंग, ओके। रिवर्स गियर में ग्लोबलाइजेशन, द थ्रेटन री इमर्जेंस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, यानी कि प्रोटेक्शनिज्म जो है फिर से, यानी कि हम अपने आप को, अपने देश को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं यही स्थिति है, वो अपने देश को फिर से महान बनाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि अमेरिका किसी ऊपर निर्भर रहे, ठीक है। तो वो चीज़ हो रही है। ड्यूरिंग इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल क्राइसिस ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑलवेज टेकन अ हिट एज WTO regulations allow governments to practice trade protection and measures to preserve national interest within specific limits। मतलब जब भी दो देशों के बीच में या कई देशों के बीच में कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, जियो पोलिटिकल क्राइसिस होती है, कि पॉलिटिकल क्राइसिस होती है या इकोनॉमी में क्राइसिस आ जाती है, तो क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन हमेशा परेशानी से गुजरता है, उस पर दिक्कत आती। क्यों? क्योंकि WTO का रेगुलेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रेगुलेशन अलाउ करता है कि यदि गवर्नमेंट चाहे तो वो प्रैक्टिस कर सकती है, प्रोटेक्शन लगा सकती है अपने जो है नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए। अगर आप चाहें तो ग्लोबलाइजेशन को फॉलो ना करें एक सर्टेन लिमिट तक। डिड यू गेट द पॉइंट? यानी दो देशों का आपस में झगड़ा हो गया, रशिया एंड यूक्रेन का वार चल रहा है, आपको क्या लगता है वो आपस में बिजनेस करेंगे? नहीं। बिजनेस कैसे करेंगे? हम लड़े मरे पड़े हैं तो बिजनेस कहाँ से करेंगे? तो WTO कहता है कि अगर आपको ज़रूरत है तो अपने देश को बचाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप बिजनेस को ऐसी प्रैक्टिस अपनाएं जिसमें ग्लोबलाइजेशन को फॉलो ना करें, ठीक है। तो ये चीज़ है। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी एंड इंटीग्रेशन एमंग्स पर्टिकुलर यूनिट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड इज नोन एज डी ग्लोबलाइजेशन। यही डी ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। डी ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है फ्रेंड? रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी, हम निर्भरता को घटा रहे हैं, इंटीग्रेशन को घटा रहे हैं, मतलब कहने का कि हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं हैं और ना हम दूसरे देशों से ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं। तो अगर जो है यही हम करें तो उसे ही डी ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। डी ग्लोबलाइजेशन इज कॉमनली यूज्ड to characterize historical eras in which economic trade and investment between countries collapse। अगर हम देखें डी ग्लोबलाइजेशन तो भाई ये आज से नहीं है, ये इकोनॉमिक हिस्टोरिकल दौर से होता चला आ रहा है, जहाँ पर क्या होता था इकोनॉमिक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है कंट्रियों के बीच में ख़त्म कर दिए जाते थे अगर आपस में बातचीत ना बन पाए तो, ठीक है। व्हेन गवर्नमेंट इनैक्ट लॉ दैट रिस्ट्रिक्ट आर प्रोहिबिट्स इंटरनेशनल ट्रेड इट इज़ प्रैक्टिसिंग प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है। अगर कोई देश है वो ऐसा लॉ बनाती है जो कि रिस्ट्रिक्ट कर देता है या रोक देता है, प्रोहिबिट कर देता है इंटरनेशनल ट्रेड को,
तो हम ये मान सकते हैं कि वो प्रैक्टिस कर रहा है क्या, प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है, प्रोटेक्शन का यूज कर रहा है इस समय, ओके। एंड प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स फ्रिक्वेंटली अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट होम प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। और प्रोटेक्शनिस्ट जो होते हैं, जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स होते हैं, यानी कि जो रूल्स लाए जाते हैं प्रोटेक्शन वाले, उसमें उद्देश्य क्या रहता है कि जो हमारे देश में प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं, जो हमारे यहाँ के वर्कर हैं, उनको फॉरेन कंपटीशन से बचाया जाए। हम फॉरेन कंपटीशन लाना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शनिज्म जो है तीन मेन फॉर्म में यूज किया जाता है, यानी कोई कंट्री अगर चाहती है कि हम अपने देश को ग्लोबलाइज नहीं करना चाहते, तो अगर ग्लोबलाइज नहीं करना चाहते तो प्रोटेक्शन यूज करोगे, प्रोटेक्शनिज्म लाई कराओगे, तो वो 3 तरीके से इंप्लीमेंट कर सकता है। टैरिफ बढ़ा दो, इंपोर्ट का कोटा फिक्स कर दो, और नॉन टैरिफ बैरियर्स ला दो, ठीक है। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो टैरिफ मतलब द टैक्सेस एंड ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स आर कॉल्ड टैरिफ्स। कोई भी सामान आप लेकर आते हैं, जैसे फरारी का एग्जांपल लेते हैं, अगर फरारी मान लीजिए विदेश में 7 करोड़ की है, तो इंडिया में उस पर 100% जो है इंपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। तो 100% यानी 7 करोड़ और लग गए। तो कुल मिलाकर के इंडिया में अगर ये प्रोडक्ट आता है तो 14 करोड़ रुपए में पहुंचता है। अब अगर 14 करोड़ की फरारी हो जाएगी तो बहुत ही कम लोग परचेज करेंगे। तो वही चीज़ है कि टैरिफ अगर लगा दिया तो आपने क्या किया, अल्टीमेटली ग्लोबलाइजेशन को मार दिया बेसिकली ना। क्यों? क्योंकि भाई अब कौन वहाँ से इतना महंगा सामान, महंगा है ही, और उसको डबल दाम में ला करके कौन बेच पाएगा। तो ये चीज़ है, ओके। टैरिफ इंक्रीज द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट, ऑब्वियसली है ना। जब टैरिफ आप लगा देंगे तो उससे इंपोर्टेड गुड्स घरेलू मार्केट में महंगा हो जाएगा। इंपोर्ट के कोटा लगा दीजिए। कोटा का मतलब ये हुआ कि हमने बोल दिया कि भाई आप 1000 टन ओनियन से ज़्यादा अमेरिका से इंपोर्ट नहीं कर सकते। हमने बोल दिया कि 1000 टन से ज़्यादा नहीं इंपोर्ट कर सकते। तो अब फिक्स हो गया कि 1000 से ज़्यादा नहीं आएगा। हमें ज़रूरत भले ही 50,000 की हो, 20,000 की हो, लेकिन 1000 से ज़्यादा हम नहीं ला सकते हैं। तो वो चीज़ हो गई इंपोर्ट कोटाज। कोटाज आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स फॉर ए पर्टिकुलर गुड्स आर सर्विसेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस को कितने मात्रा में लाया जा सकता है अपने देश में, वही जो है आपका इंपोर्ट कोटा होता है। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं? वही जो टैरिफ बैरियर नहीं होते हैं। टैरिफ बैरियर अभी हमने देखा था, टैरिफ बैरियर मतलब इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह, ठीक। नॉन टैरिफ बैरियर्स, अ नॉन टैरिफ बैरियर इज अ वे टू स्ट्रिक्ट ट्रेड यूजिंग द ट्रेड बैरियर इन अ फॉर्म ऑफ अदर देन टैरिफ। मतलब कहने का ये हुआ कि नॉन टैरिफ बैरियर एक तरीका है जिसमें हम ट्रेड को कंट्रोल करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ट्रेड को रोकते हैं। कैसे? टैरिफ के अलावा और कोई मेथड यूज करेंगे, यानी हम टैरिफ नहीं यूज करेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह नहीं लगाएंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे। बिना टैक्स लगाए हुए हम किसी और तरीके से अगर जो है इंपोर्ट को अगर कंट्रोल करें तो उसे नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं। एग्जांपल में इन्होंने यही कह दिया है ये वाला कि कोटाज जो होते हैं, कोटाज आर नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर। तो कोटा जो लगा दिया जाता है तो उसमें हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ कोई टैक्स नहीं लगाया गया। यहाँ ये कह दिया गया कि तुम जो है टेस्ला की केवल 100 कार ही इंपोर्ट की जा सकती है। हमने टैक्स नहीं लगाया, लेकिन हमें कह दिया कि 100 कार से ज़्यादा टेस्ला की जा ही नहीं सकती हैं। तो दैट इज नॉन टैरिफ बैरियर, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गई बात यहाँ पर। प्रोटेक्शनिज्म रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ट्रेड, प्राइस राइज एंड नेसेसिटी फॉर प्रोविजन ऑफ सब्सिडी फॉर द प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री। देखिए होता क्या है, अब आप प्रोटेक्शनिज्म अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो उसका असर ये होगा कि आपका ट्रेड घटेगा। ऑब्वियसली आप दूसरे देश से चीज़ें मंगा नहीं पाएंगे, ट्रेड घटेगा, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे क्योंकि आपने लिमिट कर रखा है या टैक्स बढ़ा रखा है तो उसके दाम बढ़ेंगे। और साथ ही साथ में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी परेशानी से गुजरेंगी, तो उनके लिए सब्सिडी वगैरह का भी इंतजाम करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि जो कंट्री में हमारे ऐसे फैक्ट्रियां लगी थी जो केवल विदेशों में ही एक्सपोर्ट किया करती थी, ठीक है। अब अगर आप उसको एक्सपोर्ट को रोक देंगे कि नहीं हम आपको एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे, तो फिर क्या स्थिति होगी? वो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तो बर्बाद हो जाएगी तो आपको सब्सिडी वगैरह दे करके उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा उन कंपनीज़ को। सम जॉब इन दीज इंडस्ट्रीज मे बी सेव्ड बट जॉब्स इन अदर इंडस्ट्रीज आर लाइकली टू बी लॉस्ट। मतलब कुछ नौकरियां बचाई जा सकती हैं लेकिन कुछ नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। किसकी वजह से? क्योंकि हमने प्रोटेक्शनिज्म यूज कर लिया है, ठीक है। क्योंकि देखो जो माल बनेगा वो हमारे ही देश में सिर्फ अगर हम बेचेंगे तो हम उतना नहीं बेच पाएंगे। तो उसका असर ये होगा कि हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन कम कर देंगे। प्रोडक्शन कम करेंगे तो लोगों की नौकरियाँ चली जाएंगी, ठीक है। डिस्पाइट इट्स इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग ए बेटर वर्ल्ड फॉर मिलियन ऑफ अंडर प्रिविलेज, currently a gradual shift in viewpoint towards embarrassing of de-globalization is taking place। मतलब ये बोल रहे हैं कि भले ही अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से
अंडर प्रिविलेज लोगों का भला हो रहा है, ठीक है, बेटर दुनिया बन रही है उनके लिए। लेकिन फिर भी धीरे धीरे जो है एक शिफ्ट देखी जा रही है किसकी तरफ, कि लोग डी ग्लोबलाइजेशन का स्वागत करना चाहते हैं, डी ग्लोबलाइजेशन को अपनाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी ऐसी इवेंट हुई हैं, उनसे ये पता चलता है। प्राइमरली सपोर्टेड बाई नंबर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स इन द रिसेंट ईयर, मतलब पिछले कुछ वर्षों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो कि इस तरफ इशारा करती हैं कि लोग डी ग्लोबलाइजेशन को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने कहा ब्रेग्जिट जो हुआ, ब्रिटिश प्लस एग्जिट है ये, ब्रेग्जिट बोला गया, और ये एग्जिट ऑफ यूके फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन को यूके ने छोड़ दिया। तो यूके ने यूरोपियन यूनियन को अगर छोड़ दिया तो इसका मतलब वो यूरोपियन यूनियन के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता, तभी तो छोड़ के गया है। इसका मतलब वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ यूके जा रहा है। कहाँ जा रहा है? प्रोटेक्शनिज्म की तरफ, डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ। अब वो ग्लोबल नहीं रहना चाहते हैं इनके साथ में। विड्रॉल ऑफ यूएस फ्रॉम द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से यूएस ने अपने आप को हटा लिया। अभी जो आपने पढ़ा ही होगा, WHO से जो है यूएस हट गया है, डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर WHO से हट गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से यूएस चाइना ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा है, यानी अमेरिका और चाइना आपस में बिजनेस करके राजी नहीं है। कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है, रशिया और यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। रशिया और यूक्रेन में अगर युद्ध चल रहा है तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे के साथ में ग्लोबल नहीं होना चाहते। तो मतलब कहने का ये हुआ कि भाई भले ही मिलियंस लोगों का जो है फ़ायदा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम अपना पैर पीछे हटा रहे हैं, हम ग्लोबलाइजेशन उतना आप नहीं पसंद कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं यही हुआ था। जो ये थे, क्या नाम है, बाल ठाकरे, है ना, उनका यही कॉन्सेप्ट था कि मतलब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए और किसी राज्य के लोगों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। तो क्या था वो, प्रोटेक्शनिज्म इम्प्लीमेंट किया गया वहाँ पे, ओके। उसके बाद में अगर हम देखें, लिमिटेड रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म आल्सो प्ले अ क्रिटिकल रोल बिहाइंड दिस, मतलब कहने का तो जो WTO द्वारा ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, वो भी कहीं ना कहीं जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, इसका WTO का बहुत छोटा रोल होता है इसमें। मतलब अगर दो देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो वो कहाँ जाएंगे, WTO के पास में जाएंगे, उनके पास है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, उससे वो मदद करते हैं। लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से डी ग्लोबलाइजेशन और ज़्यादा बढ़ रहा है। देयर हैज़ बीन अ राइज इन populism principle that it would be better off pursuing inward rather than outward looking policies in both economic and foreign policy। मतलब ये बोल रहे हैं कि आजकल एक नया जो है सिद्धांत बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कि बेहतर होगा कि हम अंदर की तरफ देखें, ना कि बाहर की तरफ देखें, ठीक है। हम बाहर की तरफ नहीं देखना चाहते, हम अंदर की तरफ, यानी अपने देश की पॉलिसी, अपने लोगों के ध्यान रखना चाहते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। हम अपने देश को बचाना चाहते हैं, अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, हमें दुनिया से मतलब नहीं है, ठीक। उसके बाद में एज माइकल ओ सुलिवन हैज़ राइटली सेड इन हिज रिसेंट बुक ग्लोबलाइजेशन इज ऑलरेडी बिहाइंड अस, मतलब कहने का कि एक राइटर हैं मिशेल ओ सुलिवन, ठीक है, उनकी बुक है द लेबलिंग व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। उनकी बुक का नाम है द लेबलिंग व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या, तो उसकी बुक लिखी है माइकल ओ सुलिवन ने, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज ऑलरेडी बिहाइंड अस, मतलब हम ग्लोबलाइजेशन को पार कर चुके हैं, ग्लोबलाइजेशन खत्म हो चुका है, हम किसी और चीज़ की तलाश में अब हैं। व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, उसी को ढूंढने का इन्होंने प्रयास किया। ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या, ग्लोबलाइजेशन तो हो गया, सारे देश आपस में मिल गए, अब क्या होगा, क्या करना है, ठीक है। तो ये इनकी बुक थी। दीज इनवर्ड लुकिंग सोवरजीन पॉलिसीज प्रायोरिटाइजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफरिंग पैक टू इनेबल डोमेस्टिक कंपनीज टू इंक्रीज देयर स्केल ऑफ ऑपरेशन, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिकली एंड प्रमोटिंग protectionist policy to support the countries from unfair trade competition from cheaper supplier clearly demonstrates द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेटजिक रिट्रीट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। मतलब ये सारी चीज़ें बताती हैं कि हम ग्लोबलाइजेशन से पीछे हट रहे हैं, रिट्रीट करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, जो भी पॉलिसी बन रही है अपने देश के भले के लिए बन रही हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। डोमेस्टिक कंपनी जो है वो अपना जो है स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ा सकें, उसके लिए पैक ऑफर किए जा रहे हैं, वित्तीय सहायता दी जा रही है। इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिकली हो, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके बाद में प्रोटेक्शनिस्ट
पॉलिसी लाई जा रही है ताकि कंट्रीज़ को अनफेयर ट्रेड से बचाया जा सके, अनफेयर ट्रेड के कंपटीशन से बचाया जा सके। चीपर सप्लायर्स जो है डोमेस्टिक स्तर पर यानी कि जो है घरेलू स्तर पर प्रोवाइड हो जाए, मिल जाए। ये सभी चीज़ें बताती हैं कि हाँ हम जो है ग्लोबलाइजेशन से पीछे हट रहे हैं। ठीक है, तो बस ये लास्ट टॉपिक था। तो हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन इन रिवर्स गियर का क्या मतलब है कि पीछे की तरफ हम जा रहे हैं, अब ग्लोबलाइजेशन नहीं कर रहे हैं बल्कि हम बैक गियर लगाए हुए हैं, प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थ्रेटन री इमर्जेंस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, मतलब दोबारा से प्रोटेक्शनिज्म। पहले हमने कहा कि हाँ हम सभी देश हमारे भाई हैं, सबके साथ मिलजुल के काम करेंगे। बाद में उनको समझ नहीं, अरे यार हमारा फ़ायदा नहीं है, मैं अपना देखूंगा, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, प्रोटेक्शनिज्म हो गया। ठीक है, तो जब भी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आती है या दो देशों के बीच में जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होती है तो ग्लोबलाइजेशन बैकफुट पे आ जाता है, क्योंकि WTO का रेगुलेशन अलाउ करता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो अपने देश को बचाने के लिए आप जो है मतलब ग्लोबलाइजेशन से पीछे हट सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। ठीक है, उसके बाद में यदि हम डिपेंडेंसी अपनी घटाएं और जो है इंटीग्रेशन घटाएं दूसरे देशों के साथ में, तो उसी प्रक्रिया को डी ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। डी ग्लोबलाइजेशन जो है आज की बात नहीं है, ये हिस्टोरिकल टाइम से आ रहा है। जब भी दो राजाओं के बीच में लड़ाई हुआ करती थी तो उनके बीच में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कोलैप्स कर जाया करते थे। जब भी गवर्नमेंट ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाती है जो कि क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को रोकते हैं या कंप्लीटली बंद करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं या प्रोहिबिट करते हैं, तो उस प्रक्रिया को प्रोटेक्शनिज्म कहा जाता है कि ये प्रोटेक्शनिज्म में जा चुकी हैं। उद्देश्य क्या होता है, अपने देश के जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारी कंपनियां हैं, उनको बचाना। प्रोटेक्शनिज्म जो है 3 तरीके से किया जा सकता है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन को 3 तरीके से रोका जा सकता है, टैरिफ के थ्रू, इंपोर्ट कोटा के थ्रू और नॉन टैरिफ बैरियर के थ्रू। टैरिफ का मतलब इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगा करके, बढ़ा करके। इंपोर्ट कोटा का मतलब हुआ कि हम फिक्स कर दें, इससे ज़्यादा क्वांटिटी इंपोर्ट नहीं की जा सकती। और नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब हुआ कि हम टैक्स वगैरह या टैरिफ ना लगा के बाकी किसी और तरीके से अगर हम रोके बिजनेस को, इंटरनेशनल ट्रेड को, तो उसे बोल देंगे। ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म जो है कि अब प्रोटेक्शनिज्म आपने कर दिया, दुनिया से आपने बिजनेस कम कर लिया, तो फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या क्या होगा, आपका बिजनेस घट जाएगा, चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, और उसके बाद में जो कंपनियां डूबने के कगार में हैं उनको आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, सब्सिडी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब वो विदेश में व्यापार नहीं कर पा रही। उसके अलावा कुछ लोगों की नौकरियां बची रहेंगी, लेकिन बहुत से लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। ठीक है, अब अगर हम देखें कि भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से अंडर प्रिविलेज जो गरीब असहाय लोग हैं उनका तो भला हो रहा है, दुनिया भर के मिलियन लोगों का भला हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोगों के माइंडसेट, देशों का माइंडसेट ऐसा हुआ है कि वो डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उन्हें ग्लोबलाइजेशन नहीं पसंद है। कुछ एग्जाम्पल हैं जहां से हम देख सकते हैं कि हाँ वो दूसरे देशों के साथ व्यापार करना ही नहीं चाहते, डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं। जैसे ब्रेग्जिट एक एग्जाम्पल है, ब्रिटिश प्लस एग्जिट है, फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश मतलब यूके, यूनाइटेड किंगडम है ना, यूरोपियन यूनियन से यूके का हटना ब्रेग्जिट कहलाया है। यूएस का विड्रॉल हुआ किससे, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से, तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से हट गया। यूएस चाइना ट्रेड वार चल रहे हैं, कोविड-19 की प्रॉब्लम चल दी, रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो इन सभी वजहों से डी ग्लोबलाइजेशन, कोविड-19 पैंडेमिक, चाइना की वजह से कोविड फैला है, हम पसंद नहीं करते चाइना के साथ बिजनेस करना। ठीक है, उसके बाद WTO के पास में अगर कोई दो देश के बीच में लफड़ा हो जाए तो क्या होता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म WTO के पास है, लेकिन उसका रोल बहुत ही लिमिटेड है। अब रोल लिमिटेड है, वो मामला सुलझा नहीं पा रहा है, तो फिर किसके पास जाएंगे, किसी के पास नहीं जा सकते। तो इसकी वजह से हम डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, आजकल एक नया पॉपुलर सिद्धांत आया हो जिसमें जो है लोग इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी चाहते हैं। इनवर्ड लुकिंग मतलब जैसे अपने देश को देखो, बाकी दुनिया से हमें मतलब नहीं है। ओके, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो। माइकल ओ सुलिवन जो है एक राइटर है, उनकी बुक का नाम है द लेबलिंग व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, ये इनकी बुक का नाम है। उसमें इन्होंने कहा कि वी आर ऑलरेडी बिहाइंड, ग्लोबलाइजेशन इज ऑलरेडी बिहाइंड अस, मतलब हम ग्लोबलाइजेशन को पार कर चुके हैं, हम किसी और चीज़ की तलाश में अब मौके पर हैं। ठीक है, तो उनकी बुक का नाम ध्यान रखिए, राइटर का नाम माइकल ओ सुलिवन और बुक का नाम द लेबलिंग व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से अब अगर हम देखें तो कंपनियां मतलब जो इन्होंने पॉलिसीज़ बनानी शुरू की, उसमें अपने देश को बचा रहे हैं, डोमेस्टिक स्तर पर जो है ऑपरेशंस को बढ़ा रहे हैं, डोमेस्टिक स्तर पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, है ना, अपनी कंपनियों को, अपने लोगों को बचाना चाहते हैं। तो ये सब जब हम दुनिया को छोड़ करके अपने ही देश के स्तर पर सब कुछ करने का प्रयास करते हैं, तो एक तरीके से हम क्या कह रहे हैं कि हम ग्लोबलाइजेशन से रिट्रीट करना चाहते हैं, पीछे हट रहे हैं, हमें ग्लोबलाइजेशन से मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब बस यहीं पर ये चैप्टर ग्लोबलाइजेशन और इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड।